Hello students, this side Talat and I welcome you all to our online learning platform. In previous video I started the chapter Constitution and the need for laws. And in this chapter I will cover some more points about the same chapter, the Constitution and the need for laws. So the first thing is that dear students, if you want to understand the second part of the same chapter, then you need to watch the first part of the same chapter also, because without watching the first part you can't understand the whole chapter. So in this video today we will cover some points under the heading need for laws. As we all know that in India, at the time of independence, देयर वर सेवरल कस्टम्स, यानी इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे कस्टम्स, ऐसी प्रैक्टिसेस थे जिन्होंने इंडिया में कुछ सर्टेन सोसाइटीज को बहुत सफ़र किया. कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइक फीमेल फिटिसाइड, डोवरी, अल्कोहलिज्म एंड इन सारी प्रैक्टिसेस को एंड करने के लिए, इन सारी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए हमारे इंडिया में किस तरह के लॉज बनाए गए और किस तरह के हमारी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए. So the first social level which we will discuss about in this chapter is dowry. So first the thing is, what is dowry? Dowry है क्या? Dowry वो पैसा, वो मनी या वो गिफ्ट है जो ग्रूम की फैमिली को, दूल्हे की फैमिली को, ब्राइड की फैमिली की तरफ से, दुल्हन की फैमिली की तरफ से मैरिज के टाइम पर दिया जाता है. और कई बार एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ मैरिज के टाइम पर ही डोवरी लिया या दिया नहीं जाता, बल्कि उसके बाद भी, मैरिज के बाद ही लंबे टाइम तक तब तक चलता रहता है जब तक ब्राइड की फैमिली, ब्राइड ग्रूम की फैमिली की सारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर देती. और जब ग्रूम की फैमिली से कुछ ऐसी डिमांड्स की जाती हैं जो ब्राइड की फैमिली पूरी नहीं कर पाती है मैरिज के बाद, तो उस कंडीशन में उसे मेंटल टॉर्चर दिया जाता है. और एक्सट्रीम केसेस में तो कई बार उस लड़की की, उस दुल्हन की डेथ भी हो जाती है. तो अगर ये हमेशा से चलता रहता, आज तक इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया होता, तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के साथ, उस इनोसेंट लड़की के साथ जिसकी कोई गलती नहीं है, उसके साथ क्या क्या किया जाता रहता. उसको जलाया जाता, मारा जाता, उसे टॉर्चर किया जाता, मेंटल हरास किया जाता, फिजिकली पनिश किया जाता. तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए अब द नीड वॉज, क्या जरूरत थी, टू मेक अ रूल, टू मेक अ लॉ, एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत थी जो डोवरी के इस तरह के केसेस को बंद कर सके. तो 1961 में इसको कर्ब करने के लिए, इस डोवरी को रोकने के लिए 1961 में एक लॉ पास किया गया, एंड दैट वाज द डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961. इस एक्ट के अकॉर्डिंगली द टेकिंग एंड गिविंग ऑफ डोवरी एक्ट वॉज प्रोहिबिटेड. मीन्स डोवरी को लेना या देना दोनों ही मना हो गया, दोनों ही एक क्राइम माना जाने लगा. और अगर कोई somebody caught गिविंग और टेकिंग डोवरी, कोई अगर डोवरी लेता या देता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे या तो इम्प्रिजनमेंट होगा, जेल होगी, या फाइन होगा, या दोनों ही उस पर लगाए जा सकते हैं. सो नाउ यू अंडरस्टूड कि लॉस की जरूरत क्यों पड़ती है. लॉस की जरूरत तब पड़ती है जब सोसाइटी में लोगों के लिए कुछ वेलफेयर के लिए करना होता है या उन्हें सिक्योर करना होता है. Now the next social evil is female foeticide. फीमेल फिटिसाइड क्या है? अब फीमेल फिटिसाइड के लिए भी अगर लॉ नहीं बनाया जाता, देन आज भी ये ओपनली इसे लोग प्रैक्टिस में ला रहे होते. तो फीमेल फिटिसाइड के लिए एक रूट कॉज है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो जिम्मेदार है फीमेल फिटिसाइड के लिए. अब फीमेल फिटिसाइड क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं. सो द फीमेल फिटिसाइड इज कि जब हम एक फीमेल गर्ल चाइल्ड को उसकी बर्थ से पहले खत्म कर देते हैं किसी भी तरह से, दैट इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड. जब ये पता चल जाए कि घर में एक बेबी गर्ल आने वाली है और उसको पता करने के बाद उसे उसके बर्थ से पहले मार देना इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड. अब फीमेल फिटिसाइड के लिए क्या रीजंस रेस्पॉन्सिबल हैं? तो फीमेल फिटिसाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल है डोवरी सिस्टम. मींस इसके लिए जो रूट कॉज है दैट इज डोवरी
डोवरी मीन्स हर फादर, हर एक पेरेंट्स ये सोचते हैं कि लड़कियों को आज भी फाइनेंशियली एक बर्डन समझा जाता है, एंड उस फाइनेंशियली बर्डन की वजह से पेरेंट्स को लगता है कि हमें उन्हें एजुकेट करना होगा, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, बहुत कुछ करने के बाद उनकी मैरिज के टाइम पर हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट एज ए डोवरी देना पड़ेगा। तो उस बर्डन की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स क्या कंसीडर करने लगे कि ये लड़कियां एक बर्डन है, सो वी डोंट वांट टू मीन्स हमें एक लड़की अपनी फैमिली में नहीं चाहिए। तो इस फैमिली में लड़की के आने की वजह से उनको लगता था कि हम पर ज्यादा ही बर्डन हो जाएगा, तो हम फीमेल गर्ल को नहीं लाने देंगे। तो ये फीमेल फिटिसाइड की प्रैक्टिस शुरू हुई। अब ये फीमेल फिटिसाइड को अगर हम देखें तो 2001 के सेंसस को देखें तो 0 to 6 इयर्स के बीच में 1000 बॉयज पर गर्ल्स का जो रेशियो था वो सेक्स रेशियो 927 था। मींस 2001 में जो सेक्स रेशियो था वो बॉयज का 1000 था और गर्ल्स का 927 था। 2011 का अगर सेंसस देखा जाए सो उस टाइम पर ये फीमेल फिटिसाइड की वजह से ड्यू टू दिस प्रैक्टिस 1000 बॉयज पर गर्ल्स का जो रेशियो था वो 919 था। मींस अगर ये फीमेल फिटिसाइड को नहीं रोका जाता, कोई एक ऐसा रूल नहीं, एक ऐसा लॉ नहीं बनाया जाता, तो ये आज भी प्रैक्टिस में होता और हर 10 इयर्स के बाद ये जो सेक्स रेशियो था बॉयज के फेवर में होता और गर्ल्स के फेवर में बिल्कुल नहीं होता। सो नाउ द पॉइंट वॉज कि अब एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो इस फीमेल फिटिसाइड की प्रैक्टिस को रोके। तो 1994 में PNDT एक्ट को पास किया गया। PNDT मीन्स प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स 1994 में लॉ बनाया गया और इसे इम्प्लीमेंट किया गया 1 जनवरी 1996 से। इट मीन्स जो 1 जनवरी 1996 से ये लॉ इफेक्ट में आया, इसके बाद ये मान लिया गया कि अगर कोई अपने बेबी गर्ल का या अपने आने वाले बच्चे का अगर कोई चेकअप कराता है और ये जानने की कोशिश करता है कि उसका सेक्स क्या है, वेदर इट इज ए बॉय और ए गर्ल, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको मीन्स इम्प्रिजनमेंट होगा, जेल की सजा भी हो सकती है और सेम जैसे यहाँ पर था डोवरी में उसे फाइन भी देना पड़ सकता है। तो 1 जनवरी 1996 से ये एक क्राइम माना गया और इसका एडवर्टीजमेंट भी मीन्स करना या करवाना तो क्राइम है ही, इसका एडवर्टीजमेंट भी प्रोहिबिट किया गया। मीन्स कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक पर इसका एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा कि हम प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, हम आपके बच्चे का सेक्स बताएंगे कि ये बॉय है या गर्ल है। तो PNDT को वायलेट करने वाले को इम्प्रिजनमेंट या फाइन पे करना होगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज लॉज एंड डिसेंट। लॉज एंड डिसेंट मीन्स लॉज एंड डिसेंट यानी एक ऐसा लॉ जिससे लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन हो, जिससे लोगों के अंदर अनरेस्ट पैदा हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए। तो लॉज एंड डिसेंट, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो लॉज बनाए जाते हैं वो लोगों को डिससेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, वो लोगों के अंदर अनरेस्ट पैदा करने के लिए होते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो लॉज लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहां पर लॉज को लोगों के लिए नहीं बनाया जाता, जहां पर लोगों को उन लॉज से कोई फायदा नहीं होता। क्या उस कंडीशन में पीपल शुड फॉलो दोज रूल्स? क्या लोगों को उन रूल्स को मानना चाहिए या फिर अपना जो डिसएग्रीमेंट है, जो गुस्सा है, वो गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए? अगर हम हिस्ट्री की तरफ नजर उठाकर देखें, अगर हम हिस्ट्री को देखें, वी विल फाइंड सो मेनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें वहां देखने को मिलेंगे जहां पर लोगों ने कंट्री के वेलफेयर के लिए, बहुत सारे लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए लोगों ने उन लॉस को नहीं माना, उन लॉस को तोड़ दिया। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अंडर दिस हेडिंग। इस हेडिंग को देखते हुए पहला एग्जाम्पल है द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930, यानी 1930 का सॉल्ट सत्याग्रह। जो सॉल्ट लॉ था, कानून था, जो नमक बनाने का लॉ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, उस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था, इंडियंस के पास वो राइट नहीं थे, वो सारी मोनोपोली, वो सारे राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे कि लॉ सॉल्ट मेकिंग का काम उन्हीं का है, सॉल्ट परचेजिंग
का काम भी उन्हीं का है। इंडियंस, कोई भी इंडियन सॉल्ट मेकिंग का काम नहीं कर सकता। तो ये कैसा लॉ था? ये एक ऐसा लॉ था जो इंडियंस के बेटरमेंट के लिए, इंडियंस के वेलफेयर के लिए बिल्कुल नहीं था। हमसे, हमारे इंडिया में रहते हुए हमारे इंडिया के राइट्स हमसे छीन लिए गए थे। तो कोई भी जब इंडिया में सॉल्ट मेकिंग कर नहीं सकता था, तो अब गांधी जी आए। गांधी जी व्हेन ही केम टू इंडिया, गांधी जी ने इंडिया में आकर इस सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। तो ये इस हेडिंग का ये पार्ट है, मीन्स एक ऐसा लॉ जो लोगों के लिए ठीक नहीं था, तो इस लॉ को तोड़ना जरूरी हो गया। एंड फॉर सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 का जो सॉल्ट सत्याग्रह था, उसके लिए गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स के साथ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, एक्चुअली जो अहमदाबाद है वहीं पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था। तो गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 12 मार्च 1930 में वहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया। डांडी जो गुजरात के वेस्टर्न साइड पर है, ये एक शोर है, कोस्टल एरिया है। गांधी जी वहां पर 6 अप्रैल 1930 को अपने फॉलोअर्स के साथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो सॉल्ट था उसे बनाया, पानी को उठाया, उसे बॉईल किया, बॉईल करके उन्होंने सॉल्ट बनाया। और जब उन्होंने सॉल्ट बनाया तो उन्होंने ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश को ये दिखाया कि हम आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और एक चैलेंज दे रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को। तो डांडी मार्च एक ऐसा इंसिडेंस माना जाता है, एक ऐसी टाइम माना जाता है जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, आपको मैं आगे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत इसी सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 के साथ हुई थी। नेक्स्ट हेडिंग इज एंटी लिकर मूवमेंट। सो व्हाट इज एंटी लिकर मूवमेंट? एंटी लिकर मूवमेंट मीन्स जो लिकर के अगेंस्ट किया जाने वाला मूवमेंट था। लिकर मीन्स आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिकर। लिकर मीन्स शराब। तो लिकर के अगेंस्ट किया जाने वाला मूवमेंट था। इंडिपेंडेंस के बाद अब हमें आजादी मिली हुई थी कि इंडिया में एक स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में वहां की जो विमेन हैं, औरतें हैं, उन्होंने एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जिसमें ये प्रोटेस्ट लिकर के अगेंस्ट किया गया था। अब लिकर के अगेंस्ट क्यों किया गया? ऐसा क्या लोगों को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही थी लिकर से कि वहां पर इस प्रोटेस्ट को शुरू किया गया? बहुत सारी ऐसी जो ऑथराइज्ड काउंटर्स थे, जिन आपको पता है कि लिकर की शॉप को ओपन करने के लिए, लिकर के काउंटर को ओपन करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। और जो लाइसेंस लिकर शॉप्स थी आंध्र प्रदेश की, उन्होंने क्या किया, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए दे ओपन अनऑथोराइज काउंटर्स। उन्होंने अनऑथोराइज काउंटर्स को खोल दिया। गवर्नमेंट से किसी तरह का लाइसेंस नहीं लिया। अभी अनऑथोराइज काउंटर्स को जो खोल लिया गया, उससे लोगों के लिए आसान हो गया। बहुत सारे काउंटर्स खुले हुए थे तो लोगों के लिए आसान था वहां से लिकर को परचेज करना, आसानी से मिल जा रही थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे जो पुअर पीपल्स थे, उनकी फैमिली, पुअर पीपल की फैमिली जो थी, वो आसानी से मिल जाने वाली लिकर पर अपना पैसा वेस्ट कर रहे थे। अब जब बहुत आसानी से लिकर मिल जाए और बहुत सारे गरीब सारा पैसा अपना उसी पर वेस्ट करने लगे, तो बहुत सारी फैमिलीज में सफरिंग शुरू हो गई। बहुत सारी फैमिलीज ने सफर करना शुरू कर दिया कि अब उनकी फैमिली में उनके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था, बट उस फैमिली के जो मेल मेंबर्स थे वो सारा पैसा अपना लिकर पर वेस्ट कर रहे थे। अब वहां की जो कुछ ब्रेव औरतें थी, जो ब्रेव विमेन थी, उन्होंने ये एंटी लिकर मूवमेंट को स्टार्ट किया। उन्हें पता था अच्छे से, दे न्यू अबाउट दैट कि दिस वाज नॉट इजी। ये इजी नहीं था, वहां के जो लिकर की शॉप्स थी उसे बैन करवाना इजी नहीं था, बट फिर भी उन्होंने ये अपना जो प्रोटेस्ट था, जो मूवमेंट था, ये कंटिन्यू किया। एंड क्योंकि उन्हें इसलिए आसान नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट को इससे बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत सारे टैक्सेस इसे मिलते हैं। तो इसको मींस खत्म कराना, इसको बैन कराना इजी नहीं था, बट दे कंटिन्यूड देयर मूवमेंट एंड फाइनली दे गॉट मीन्स उन्हें इस तरह का उनके प्रोटेस्ट से इस तरह का रिजल्ट सामने आया कि वो अपने मूवमेंट में सक्सेसफुल हुई। और लिकर के लिए जो अनऑथोराइज शॉप्स खोली गई थी उनको बैन किया गया। तो अब आपको समझ में आया कि एंटी लिकर मूवमेंट यानी एक ऐसा इस मूवमेंट ने एक ऐसा लॉ बनाया जिसमें अनऑथोराइज शॉप्स को बंद कराया गया। तो यहाँ समझ में आया कि लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी।
नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग ऑफ द सेम चैप्टर इज रूल ऑफ लॉ। तो अब रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे गवर्नमेंट को, हमारे कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए, गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क देता है, हमें बताता है कि हाउ टू रूल अ कंट्री। और एक ऐसा लॉ जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनाया जाने वाला कोई भी लॉ, अगर ऐसा कोई लॉ कोई कंट्री बनाता है जो किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होता है, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट, यानी हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। इस तरह से जो रूल ऑफ लॉ है ये हमेशा रहने वाला है। और रूल ऑफ लॉ का मीनिंग है कोई भी नोबडी इज अबव द लॉ, कोई भी कानून के ऊपर, लॉ के ऊपर नहीं है। और ये जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, जो प्रिंसिपल है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की ये जो रूल ऑफ लॉ है ये सिर्फ गवर्नमेंट की पावर्स को रेगुलेट या कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि हर एक सिटीजन, ऑल द सिटीजन्स, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। दस वी कैन से, इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ मीन्स, डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मीन्स डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट और कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट रूल ऑफ लॉ। अगर डेमोक्रेसी है तो रूल ऑफ लॉ जरूर होना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के बिना, विदाउट रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है और ट्रू डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी। सो हियर द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड and in next video we will start another chapter. So till then, bye bye and stay safe and happy.